जय हिंद दोस्तों। आइए, हमारे द्वारा जो यूपीएसआई के लिए 50 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है उसका ये दूसरा वीडियो है और आज हम इसके अंतर्गत मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 के अनुसार यह प्रवर्त हुआ, यानी यह कब प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ। इस दिन 3 कानून प्रभावी हुए थे। आईपीसी, जो कि 1860 में अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश द्वारा। इसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। और इसके अंतर्गत 358 धाराएं 20 अध्याय और 21 नए अपराध शामिल किए गए हैं। सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी देखते हैं यहाँ पे हम। तो दूसरा हमारा सीआरपीसी था, जिसको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता था। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका नाम बदल करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया है। ठीक है, सुरक्षा संहिता कर दिया। आप, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि एकदम सही नहीं लिखा जा रहा है, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए। तो इसको भारतीय नागरिक, सीआरपीसी को आप किस नाम से जानेंगे? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर धाराओं की बात करें तो इसके अंतर्गत 531 धारा है। ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग को याद रखिएगा। 531 धाराएं हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई इसके अंतर्गत। अगर उस समय की बात करें तो ये 1974 में प्रभावी हुआ था, जिसको अभी हटा करके अभी 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। 73 में लाया गया था, 74 से लागू है। और अगले की बात करें हम, तो नेक्स्ट की बात करें तो पहले भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज भी उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोला जाएगा, जो कि पूर्व में 1872 में आया था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो इसको अब ये भी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। और इसके अंतर्गत धाराओं की बात करें तो 170 धाराएं हैं। मैं चाहूँ तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, एक अलग से वीडियो बना के पढ़ा सकता हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं प्रॉपर पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या है, इतने अधिनियम, इतनी धाराएं जो आपको याद नहीं होंगी। हम 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, उसके अंतर्गत जितनी आएगी वहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्व करा देंगे। वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। नहीं तो आप याद करेंगे, भूल जाएंगे, और बहुत सारी धारा याद भी नहीं कर सकते। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों जिन पर अत्याचार हुआ है को न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था करने का दायित्व है। यानी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को, उनके विरुद्ध जो भी शोषण अत्याचार हो रहा है उसके लिए न्याय प्राप्त करने की जो व्यवस्था है वो किसके अधीन है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा क्या? केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, इसके अंतर्गत इनको अपनी विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया हुआ है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बात याद रखिए आप लोग, ये क्लास केवल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम। ये टेस्ट पेपर की क्लास है, कि ये कोई क्लास प्रॉपर क्लासेस सब्जेक्ट विशेष को लेकर के नहीं है। इसलिए हम उतना ही बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ताकि कम समय में आपका प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चंस की। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये क्वेश्चन तो यही याद कर लीजिए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब है? तो 1993। एक तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस धारा के अधीन राज्य आयोग के सदस्य को पद से हटाए जाने का उपबंध है? तो किसके अंतर्गत आप पद से हटाया जाएगा? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 3। आंसर 3 सही है। कौन सा? धारा 23। धारा 23 के अंतर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सदस्यों को पद से हटाया जाता है।
ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेते हो कि धारा 21 क्या है। तो धारा 21 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये राज्य आयोग के गठन की बात करता है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, आयोग रखिए, इसके आयोग के गठन की बात करेगा। ठीक है, धारा 21 के अंतर्गत गठन है। हम क्योंकि इसमें सारी धाराएं राज्य मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत हैं, तो हम आप जान लीजिए। तो धारा 21 में गठन की बात करता है। धारा 22 क्या है? तो धारा 22 में क्या करेंगे? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, इसमें नियुक्ति है, शॉर्ट में याद रखिए। तो इसमें नियुक्ति की बात की गई है। अब बचा धारा 24। तो धारा 24 क्या करेगा? इसमें इनके पदाधिकारियों की इसमें पदावधि की बात की गई है। ठीक है, तो शॉर्ट में याद रखिए। हम ये हमारे सारे विकल्प ही राज्य आयोग से संबंधित हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के 21 में गठन की बात की गई है। ठीक है, 22 में आपका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है। 23 में हटाया गया है, नहीं 22 में नियुक्त किया गया है, तो 23 में हटाया गया है। तो 24 में उनकी पदावधि की बात की गई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 216 परिभाषित करती है। तो ये किसको परिभाषित करती है? तो ये आपके संज्ञेय अपराध को। ठीक है, ये आपके संज्ञेय अपराध, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 216 क्या करती है? आपके संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। अच्छा, संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध थोड़ा सा जान लो। संज्ञेय अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, है ना, जो बड़े बहुत गंभीर अपराध होते हैं, उनको हम संज्ञेय अपराध बोलते हैं। असंज्ञेय अपराध में, असंज्ञेय में हो जाएगा आपका मान हानि, धोखाधड़ी वाला जो काम होता है, वो आपका संज्ञेय अपराध में होता है। जमानती गैर जमानती आप जानते ही होंगे, जिसमें जमानत मिल जाए। ठीक है, छोटे मोटे चोरी वोरी जैसे अपराध में। और गैर जमानती जो हत्या वगैरह हैं, जो ऐसे गंभीर अपराध जिनमें जमानत नहीं प्राप्त होती है, उनको गैर जमानती अपराध बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायात्मक कार्य है? न्यायात्मक कार्य का मतलब जहाँ जो न्याय दिया जाता है, जिसके अंतर्गत कोई न्याय किया जाता है। तो विधेयक पारित करना तो उसके अंतर्गत है नहीं। और महाभियोग की धारा भी, ये भी न्याय नहीं बना। हाँ, आपका ऑप्शन चौथा सही है। जिन्हें मृत्युदंड दिया हुआ है उन्हें क्षमा करना। क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास है। पर राष्ट्रपति कार्यपालिका की, कोई भी कार्य राष्ट्रपति कार्यपालिका की सलाह पर ही करता है। ये उनका सोए की अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अगर हम न्यायात्मक कार्य करेंगे तो जिन्हें मृत्युदंड दिया गया उन्हें क्षमा करना कार्यपालिका का न्यायात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखें तो दूसरे पक्ष को भी सुनो का आवश्यक तत्व है। यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, ये किसका आवश्यक? तो सूचना और सुनवाई, ये दोनों। आपका तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 1 और 2, है ना। दूसरे पक्ष को भी सुनो का आवश्यकता तो सूचना और सुनवाई दोनों है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मोटरयान अधिनियम की धारा के अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। यानी जब एक दूसरे को स्वामित्व का जब अंतरण करते हैं, तो कौन सी धारा है? तो इसकी धारा 50। ठीक है, इसकी धारा 50 हो जाएगी, जिसके अंतर्गत स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। बाकी धाराएं के बारे में जानना बहुत विस्तृत दिया हुआ है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए मैंने इसकी व्याख्या नहीं की अदा धाराओं की। अगला क्वेश्चन देखें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें स्पेशली पूछा गया है क्या? राष्ट्रीय बाघ। तो राष्ट्रीय बाघ योजना आपको पता होगा 1973 में लागू की गई थी भारत में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना 1973, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1973 की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह पूछा है कि प्राधिकरण का गठन हम किसके अंतर्गत करेंगे? तो हमारा इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 38 था के अंतर्गत हम इसके गठन की बात करेंगे। ठीक है, बाकी अन्य ऐसे कुछ पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है तो जान लीजिए। अगर जिसकी बात करें, र वाली बात करेंगे, तो इसका क्या है कि अधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी, है ना,
अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति वाली बात, जो इसके संरक्षण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण में जो कार्य करने वाले जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की बात में करता है। और एक इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत, बाकी ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्टेज होगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक तो ये था हो गया क्योंकि इसमें प्राधिकरण के गठन की बात करता है, और ये एक 38 हो गया कि जो आपका बाघ संरक्षण योजना, जिसके संरक्षण की योजना की बात की गई है, तो फार्म संरक्षण की बात की गई है। तो इसी के अंतर्गत आपकी जो बाघ संरक्षण योजना 1973 चलाई गई थी। तो कई बार अगर बाई चांस इतना टफ किया तो पूछ लिया, हालांकि ऐसे पूछेगा नहीं, अगर पूछा तो कि आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना जो 1973 चलाई गई तो किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 38। तो ये 38 और 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलें तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है? तो लोक सेवक शब्द की बात किसमें की गई है? तो लोक सेवक शब्द धारा 2 के उपवर्ग या 28 में, ठीक है। तो 28 में आपका लोक सेवक शब्द की बात की गई है। इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे प्रश्नों में आते रहेंगे, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न, संघ में मंत्र परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपको पता है मंत्र परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। वैसे विकल्पों में मैक्सिमम संसद बहुत देता है कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें तो खैर विकल्प ऐसे बनाए गए हैं तो थोड़ा सा आसान है। हमेशा याद रखिए मंत्र परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के अंतर के लिए उत्तरदायी है, न कि संसद के लिए, क्योंकि लोग लोकसभा और संसद में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें तो जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में उनके पास है, मतलब किसके पास है? तो जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होगा? सीधी बात है कि संसद के पास होगा, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, ठीक है। तो संसद के पास, हमारे पास नहीं, संसद के पास अधिकार होता है कि जो जजों की संख्या बढ़ाई जा सके, बढ़ाने का। वर्तमान में कितने? 34 जज, 1+33 सुप्रीम कोर्ट में पूछ लेता है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्य विधानसभा को भंग करेगा राज्यपाल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें तो ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री सीट का समावेश होता है? ठीक है, तो किसमें हिस्ट्री सीट का समावेश होगा? तो आपके ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, भाग 5 में। भाग 5 में हिस्ट्री सीट का समावेश होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1948। आपका ऑप्शन 1 1948 सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट पारित हुआ था, 1948 में पारित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मृत्यु की समीक्षा रिपोर्ट व सब परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और सब परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा हो तो क्या करेंगे? तो क्या होगा उसमें? तो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। सब परीक्षण रिपोर्ट्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें 4 ही विकल्प हैं, 5वां कोई विकल्प नहीं है, इसी विकल्प का पार्ट है ये। तो अगर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सब परीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास हो और सब परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त को लाभ मिल रहा हो तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे? ऑप्शन 4 सब परीक्षण रिपोर्ट तो स्वीकार की जाएगी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? चुनाव होने वाले भी हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में और चल भी रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट करंट के लिए भी है क्योंकि चर्चा में भी काफी ज्यादा है, लगातार आरोप भी लग रहे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर 1 सही है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्वतंत्र चुनाव आयोग की बात की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो निम्न में से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? किसमें होगा? भारत है उसका संघ राज्य क्षेत्र,
आपकी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत एवं संघराज क्षेत्र की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पॉक्सो। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न में शामिल नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा लैंगिक उत्पीड़न में शामिल नहीं है। यहाँ भी एक तो ये गलत हो गया है आपका, 5 विकल्प नहीं, विकल्प 4 ही हैं, ये 4 भी विकल्प का पार्ट है। अब अगर हम इसकी बात करें तो देख लेते हैं। तो प्रथम है यौन इरादे से बालक को योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूने या छूने के लिए प्रयास करना। ठीक है। ऑप्शन 2 है तो यौन इरादे से अश्लील उद्देश्यों के लिए किसी भी रूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु। अच्छा ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर ही हम बता देते हैं। इसका आंसर एक, इसको शामिल नहीं किया गया है। चीजों को समझ लीजिए, बाकी आप पढ़ लेना। यौन इरादे से मतलब जो यौन इरादे से बालक को जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य करने का प्रयास ही किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपका लैंगिक हमला। यानी आपने जिस व्यक्ति ने भी जिसने किया है, तो अगर इसमें से कोई कार्य मतलब बालक की यौन, लिंग, गुदा, स्तन को छूने या छूने का प्रयास यानी डायरेक्ट अटैक किया है, तो इसको हम लैंगिक हमला के अंतर्गत लेते हैं। बाकी लैंगिक उत्पीड़न क्या मतलब है, इसको इसकी धारा, ठीक है, पॉक्सो एक्ट की धारा क्या है, धारा 11 है। धारा आपकी 11 के अंतर्गत क्या है, उत्पीड़न की बात की गई है, लैंगिक उत्पीड़न की। तो किसी भी तरीके से बच्चे को उकसाना, या ना उसको इस तरह से किसी भी गलत कार्य को करने के लिए उकसाना, उसको अश्लीलता बढ़ाने के लिए, उसके अंतर्गत जैसे चाहे मीडिया का माध्यम लिया हो, या आप बच्चे को दिखा करके कुछ नग्न हो रहे हैं, कुछ इस चीज़ों को दिखा रहे हैं, आप किसी इनको लिंग किसी भी इन पार्ट वगैरह को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक या अदर किसी के माध्यम से पीछा कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार से उसको यौन कार्य के लिए उकसाना, अ, उसको उत्तेजित करना, जो कार्य होता है उसको लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो हमारा प्रथम दिया गया है, ये भी एक लैंगिक है, तो अब ये तो सीधा सीधा अपराध है, पर ले इसको अगर ये पूछा जाए लैंगिक हमला की बात की जाएगी, तो प्रथम वाला हमारा लैंगिक हमला के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझ लेना, आ गया होगा समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक राज्य का राज्यपाल, तो एक राज्यपाल, राज्यपाल क्या होता है, एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वैसे केंद्र राज्य जब भी हमारे यहाँ केंद्र राज्यों में विवाद का एक प्रमुख कारण रहता है ये राष्ट्रपति की नियुक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखें। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है, पता होना चाहिए। इसका 2 विकल्प सही है। तो अनुसूचित जातियों की 79 यानी 79, और जनजाति के लिए 40। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। ठीक है, आर्थिक आयोजन क्या होगा, आर्थिक नियोजन होना चाहिए। आयोजन तो कोई शब्द बनेगा नहीं, आर्थिक नियोजन होगा, वो शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, शायद बुक में आयोजन दिया होगा तो उसमें आयोजन लिख दिया होगा। तो संविधान में आर्थिक नियोजन की बात की जाए तो ये किस सूची के अंतर्गत आएगा, तो आपका आंसर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी, तो लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य की लिए कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या था, तो 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना था, 64.3। ठीक है, और ये विश्व में दूसरे नंबर पर, भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज की अगर बात करें तो लाभ प्रदाता अगर लाभ देने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, प्रथम स्थान पर चाइना का है। ठीक है, विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का लाभ अपने लोगों को दिया जाता है, और प्रथम स्थान चाइना का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो प्रथम अभिकथन दिया है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला है। तर्क है कि यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्रदान किया गया था। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये अलग बात था कि जम्मू तथा कश्मीर को राज्य को विशेष दर्जा मिला था, मतलब, लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर 2 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम सही है, दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो अगला, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऐसी भूमि जो जैन सभाओं के लिए दान में दी जाती थी, तो क्या कहा जाता था उसको? तो उसका सही आंसर है क्या? 3। इसको बोलते थे पल्ली छांदम। ठीक है, पल्ली छांदम उसको बोला जाता था, जो जैन सभाओं के लिए दी जाती थी। तो ये सब क्या है? तो अब बेलन के भाई, वो क्या थी? ये किसान मालिकों की भूमि थी। ठीक है, ये किसान मालिकों को दी जाती थी, ये किसान मालिकों के लिए थी। ठीक है, ये किसान मालिकों को, तो उसको ये, अब साला भोग किसको बोला जाता था? तो जो विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी, विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी, इसके रख रखाव को, तो उसको साला भोग साला भोग बोला जाता था। अब ब्रह्मदे क्या है? तो ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली, ठीक है, ब्रह्म तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली को भूमि को ब्रह्मदे बोला जाता था। और एक भूमि और हुआ करती थी, जिसको देवदाना बोलते थे। ठीक है, 5 प्रकार की भूमि पाई जाती थी उस समय, तो इसको आपका देवदाना बोला जाता था। देवदाना या तिरमुन करके और है इसका नाम, तिनमुर। ठीक है, उस तरह से और है, देवदाना हो या देख लेना तिरमुन करके और है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ क्या है, दिक्कत हो रही है। तिरमुकुट्टनी याद रखिएगा। वो जो रहेगी, तो वो मंदिरों के उपहार के लिए। ठीक है, जो मंदिरों के उपहार के लिए दी जाती थी। देवदाना भी याद रखिए, क्योंकि विकल्प में आपको देवदाना जरूर मिलेगा। तो जो मंदिरों के लिए दी जाती थी उपहार के स्वरूप में, उसको देवदाना बोला जाता था। तो ये 5 प्रकार की भूमि चोल अभिलेखों से पता चलता है कि हाँ, उस समय 5 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो कौन रखेगा तुगलक वंश की नींव? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी। और यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इसका अंतिम शासक बहुत पूछता है। तो एक नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन नसरुद्दीन महमूद तुगलक ये इसका अंतिम शासक था। अंतिम शासक को बहुत पूछता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में बोला जाता है कि सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक है। इन्हीं की आलोचना के स्वरूप में ऐसे बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत लेकर के आए थे। तो कौन लेकर के आए थे? जेम्स राम से मैकडोनल्ड। जब द्वितीय गोल में सम्मेलन भी विफल हो गया, तो उसके बाद ये पंचायत लेकर के आए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? यानी कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पता ही होगा आपको। नर्मदा ताप्ती। ये कुछ भजन है कि सब नदियां सीधी बहती हैं, नर्मदा क्यों उल्टी बहाई गई। तो हम लोग तो भजन में ऐसे पढ़ते, तो नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं। कारण है, उस कारण तो आपको पता होना चाहिए उसका, कि वो रिफ्ट वैली में उसमें फंस जाती हैं, इसलिए सतपुड़ा और नदियों के बीच में फंस जाती हैं, पहाड़ियों के बीच में। इसलिए नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। और एक मुख्य प्रमुख नदी और है, सिंधु नदी और है एक। ठीक है, एक सिंधु नदी है, वो भी अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु हो गई, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई। बाकी अन्य नदियां भी हैं कुछ, गोवा और केरल की नदियां भी हैं जो अरब सागर में बहती हैं। बाकी ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा आपका कर्नाटक में है। ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य आपका कर्नाटक में हो गया, कर्नाटक सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें। तो डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है?
तो डैन्यूब नदी का उद्गम किस क्षेत्र में है, किस देश में है? तो ये हो गई आपकी ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में चली जाएगी। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होता रहता है पीसीएस में, तो बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से डैन्यूब नदी कौन सी ऐसी नदी है जिसपे 4 देश हैं, 4 देशों की राजधानियां हैं, 4 या 5 देशों की राजधानियां हैं। जैसे हंगरी है, हंगरी की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है उसकी? बुडापेस्ट। ठीक है, इसकी बुडापेस्ट है, ये भी डैन्यूब नदी पर है। उसके बाद इसका वियना, ऑस्ट्रिया की ये वियना, ये भी इसी के ऊपर है, ये भी मतलब डैन्यूब नदी के किनारे है। उसके अलावा आपका आ जाएगा सर्बिया की बेलग्रेड, बेलग्रेड ये किसकी कैपिटल है? सर्बिया की कैपिटल है, ये भी डैन्यूब नदी पर है। उसके अलावा ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा ये किसका कैपिटल है? ये स्लोवाकिया की है। ठीक है, ये स्लोवाकिया की है, ये भी आपकी डैन्यूब नदी पर है। और डैन्यूब नदी 10 देशों से 10 देशों से गुजरती है। अगर कभी ये तो पूछ लिया गया, कैपिटल पूछता है कौन सा निम्न में से किसका, कौन सी राजधानी डैन्यूब नदी पर नहीं है, निम्न में से कौन कौन सी राजधानियां डैन्यूब नदी पर हैं, ऐसे पूछता है। लेकिन अगर डैन्यूब नदी का पूछा जाए कितने देशों से, तो ये 10 देशों से गुजरती है। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो धार्मिक असुविधा कानून, बिल्कुल ये भी ये 1856 में ही है। आपका धार्मिक असुविधा कानून की बात करें तो ये 1856 ही है, सही है। उसके बाद सती निषेध रेगुलेशन, तो सती प्रथा निषेध रेगुलेशन कब हुआ था? ये 1829 है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये भी 1856 है। राज हड़पने का सिद्धांत, ये डलहौजी लेकर के आए, कब लाए? 1848 में। तो हमारा 1 और 3 यानी 1 सही हो जाएगा। सती प्रथा निषेध, ठीक है, ये नियम 17 1829 में आया था। तो इस सती प्रथा से संबंधित कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, पूछ लेता है कौन सती प्रथा निषेध से संबंधित है, तो आपके सती प्रथा निषेध से संबंधित हो गए। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। आपके सती प्रथा से संबंधित है राजा राम मोहन राय, न कि ये। राजा राम मोहन राय की भाभी को जब सती किया जा रहा था, उस पल को देख करके उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया, और फिर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का घोर विरोध किया, और उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून 1829 में आया था। हाँ, विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इससे संबंधित आपके ईश्वरचंद विद्यासागर है। ठीक है, कंफ्यूज मत हुई होगा, मैं भी थोड़ा सा गलत बोल दिया। तो सती प्रथा जो निषेध अधिनियम, ये किसकी आया था? ये राजा राम मोहन राय संबंधित है, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह से ईश्वरचंद विद्यासागर आपके संबंधित है। ठीक है, और राज हड़पने का सिद्धांत तो डलहौजी के समय में आया था। उस एक ट्रिक है इसके लिए, सज सब उजना, हम तो ऐसे करके याद किए हैं, सज सब उजना। ठीक है, याद हो जाए तो ठीक है भाई, कर ले। तो सात से सबसे पहले तो हड़प नीति के अंतर्गत पूछ लेता है क्वेश्चन, क्रम बताइए। हड़प नीति के अंतर्गत जो राज्यों को हड़पाता है उसका क्रम पूछे तो सात से सतारा, जा से जैतपुर, संभल, वहां से बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये इनको हड़पने का है। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1856 में एक और काम क्या हुआ था? अवध का विलय, कुशासन का आरोप लगा, अवध का विलय किया गया था। तो 1856 में वो कार्य और हुआ था। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे दे दे, अवध का विलय दे दे, उसके बाद पूछ ले कौन सा हुआ था, और किस निम्न में से कौन कौन सा हुआ था, या पूछ लेगा इनमें से कौन सी घटना 1856 में नहीं हुई। इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को कितना समय लगता है हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में? 20 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष लगते हैं। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, क्या बोला जाता है उसको? मिल्की वे, है ना, उसको मिल्की वे
या दूध या पथ, ठीक है, दूध या पथ करके हमारी आकाशगंगा को बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो उतनी व्याख्या नहीं करूंगा मैं जितनी आप सोचो किसी एक क्लास विशेष की है, फिर तो हमारा उद्देश्य ही, जो उद्देश्य है हमारा, तो उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होगा अगर हम इस तरह से आपको, लेकिन हमारा ये प्रयास जरूर रहेगा कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। और तीसरी बात, हम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इस बात को भी हम ध्यान में रखे हुए हैं। इस कारण से क्या है कि हम क्वेश्चनों, क्योंकि क्वेश्चन तो मैक्सिमम वहीं से बनेंगे और रिपीट होते रहेंगे, तो कुछ क्वेश्चनों की व्याख्या मैंने इसमें कर दी, कुछ की अगले में कर दी, तो मैं कोशिश करूंगा इस तरह से करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की हम व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका भी मन नहीं लगेगा उसको पढ़ने में, और उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा ज़्यादा। उससे बेहतर यह है कि हम कुछ कुछ क्वेश्चनों की व्याख्या करते रहें ताकि आपके दिमाग में वो सीधे फिट हो जाए, और इसी बहाने हमें ये भी रहे, संतुष्ट हो जाए कि हमने इतने क्वेश्चनों को कम समय में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए तो हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब करंट की किताबें लगातार इन क्वेश्चनों को देने लग जाती हैं, और फिर एक हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पाए हुए इतने भी अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे सम्मान की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, तो ये हमें नामीबिया का ये 27वां पुरस्कार नामीबिया का इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर उसकी हम बात करें कि इस पुरस्कार का नाम क्या था, तो देखो नाम इसका बहुत बड़ा नाम है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द, ऐसे ऑर्डर, ठीक है, थोड़ा ऑर्डर ऑफ द क्या है, मोस्ट एविसेंट, ठीक है, मोस्ट एशियंट, मोस्ट एंशियंट, मोस्ट एंशियंट करके वेलविथविया, ठीक है, वेलविथविया मिराबिलिस, मिराबिलिस करके। तो इसमें ना आप ये याद रखिएगा, एक तो बहुत ज्यादा बड़ा हो, लास्ट में एक की पॉइंट मिराबिलिस करके याद रखिएगा। अगर मिराबिलिस जैसा शब्द आ जा रहा है तो यही नामीबिया का पुरस्कार है, क्योंकि 27वां तो हो सकता है पुरस्कार ही पूछ ले, किन उनमें से भारत को 27वां नामीबिया द्वारा दिया गया 27वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उसका नाम क्या है। तो आप लास्ट का पॉइंट याद रखिए, ठीक है, मिराबिलिस, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, मिराबिलिस याद रखिएगा, मिराबिलिस ये है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था आपका दो, जमींदारों और ताल्लुकदारों के शोषण से मुक्त होना, ठीक है। एक आंदोलन कब शुरू हुआ था, थोड़ा सा जान लेते हैं एक आंदोलन के बारे में। तो एक आंदोलन हुआ था आपका 1921-22 का समय है इसका। किसने शुरू किया था, तो मदारी पासी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अन्य उद्देश्य, अब ये उद्देश्य इसमें विकल्प दे दिया, हम क्या उसके सारे उद्देश्य ही देख लेते हैं। तो एक तो देखो, लगानों को खत्म करना उद्देश्य, उनकी मांग नहीं थी। एक आंदोलन की मांग थी कि लगानों की दरों को कम कर दो, ये बात याद रखिएगा, यहाँ दरों को कम करने की बात की उन्होंने, न कि समाप्त करने की। फिर बेगारी को खत्म कर दो, बेकार काम मत कराओ, जो काम कराओ उसकी एवज में आपको वेतन प्राप्त हो, ठीक है। और तीसरा मुख्य उद्देश्य था कि जो लगान है ना, लगान उपज न लेकर के लगान को नगद के रूप में दो, देने की बात की गई, ठीक है। और जो नगद हो उसका हम रसीदें प्राप्त करें, क्योंकि रसीदें नहीं होने से बोलते लगान अदा नहीं की गई, तो इनके द्वारा, जमींदार द्वारा, और इनका शोषण किया जा रहा था। तो ये इनकी एक आंदोलन से डिमांड थी। आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ये, और इससे रिलेट कौन है, मदारी पास इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा है तो जमींदारों ताल्लुकदारों के शोषण से मुक्त होना, ठीक है, ये भी है। और ये और पक्का याद रखिए कि लगान की दरों को कम करना उद्देश्य था, लगानों को खत्म करना उद्देश्य नहीं था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी एक की उच्चतम ऊर्जा है। तो उच्चतम ऊर्जा किसकी है, गामा, ठीक है, गामा की आपकी उच्चतम ऊर्जा है। अगर हम क्रम की बात कर लें,
अगर हम इनका अवरोही क्रम देखें, तो अगर अवरोही क्रम देखें तो गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें, गामा, गामा के बाद हम बात करेंगे तो आपकी एक्स, ठीक है, गामा के बाद आपकी एक्स किरणें आ जाएंगी। एक्स से कम किसकी होती हैं तो यूवी आपकी पराबैंगनी आ जाएंगी, ठीक है, पराबैंगनी, पराबैंगनी से कम किसकी होगी तो पराबैंगनी से 10, ठीक है, 10 प्रकाश में। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो उससे नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी अवरक्त हो जाएंगी, ठीक है, अवरक्त से नीचे जाएंगे तो माइक्रोवेव हो जाएंगी, माइक्रोवेव, ठीक है, और माइक्रोवेव सबसे कम आपकी क्या, रेडियो, रेडियो तरंगें। तो ये इनका क्रम है, ठीक है। ऊर्जा का अगर क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा गामा में, फिर उससे कम एक्स में, उससे कम पराबैंगनी में, फिर दृश्य में, है ना, फिर अवरक्त में, फिर माइक्रोवेव में, फिर रेडियो। तो पूछी जाएगा सबसे कम ऊर्जा की बात की जाएगी तो हमारी रेडियो तरंगों में सबसे कम ऊर्जा पाई जाती है और गामा में सर्वाधिक पाई जाती है। 2 पॉइंट ही आप मुख्य रूप से याद रखिएगा। क्रम देने के लिए पूछेगा नहीं, फिर मैंने आपको बता दिया, जितना ज्यादा याद कर लो उतना अच्छा है। अच्छा, धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि इससे, तो धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कैसे, रक्त में O2 का अंश घट जाता है, ठीक है, धूम्रपान करने से क्या हो जाता है, शरीर में ऑक्सीजन का अंश घट जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी को उत्पन्न करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसका आंसर दो, कौशाम्बी, है ना। सारनाथ आपको पता है, बुद्ध भगवान का प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको बोला जाता है, ठीक है। कुशीनगर, ये भी बुद्ध भगवान से, यहाँ उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, चंदो नाम के व्यक्ति द्वारा मांस खिलाए जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश में निर्यातमूलक सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को, एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस सेट में दिया तो करा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो निर्यातों जो सॉफ्टवेयर पार्क जो स्थापित किए जा रहे हैं वो मुख्य रूप से तो नोएडा है। अगर आपका एक क्वेश्चन दिया है तो नोएडा तो मुख्य रूप से है, बाकी उप पार्क के रूप में कानपुर में भी तैयार हो रहा है, लखनऊ में भी है और आगरा में भी है, यहाँ भी आपके सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, कानपुर भी है आपका, कानपुर भी हो गया, नोएडा कानपुर। तो इसका मुझे तो कोई आंसर सही नहीं लग रहा है, क्योंकि विकल्प होता होता नहीं तो, क्योंकि नोएडा आगरा भी है, कानपुर लखनऊ भी है, नोएडा कानपुर भी है, तीनों ही सही हो जाएंगे। तो पर मुख्य रूप से पूछा जाए तो नोएडा में मुख्य पार्क की बात की जाए तो अगर नोएडा है, अगर एक विकल्प दिया जाए आपका तो आप नोएडा ही लगाइएगा, बाकी उप पार्क के रूप में यहाँ भी सारी जगह स्थापित किए जा रहे हैं। किताब में तो इसका आंसर तीसरा दिया था, नोएडा आगरा, पर मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ इससे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है, मछलियाँ बिल्कुल हैं, 2 मछलियाँ इधर उधर हैं, धनुष बिल्कुल धनुष है, तीर दिया हुआ है धनुष के बीच में, मोर, मोर नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर ये फोर्थ हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य निगम विकास की स्थापना कब की गई थी, 4 विकल्प दिए, 1974 में, 1978 में, 1984, 1990। इसका आंसर आप लोगों को देना है, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट एवं शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए अधिक से अधिक लोगों को चैनल से ज्वाइन कराइए, ताकि इसका लाभ सबको मिले और मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और अगर आपको कमेंट के माध्यम से ये और अवश्य बताइएगा कि क्या मेरी पढ़ाने की ये पद्धति ठीक है, या इसमें कुछ आप सुधार चाहते हैं, या किसी और तरीके से आप चाहते हैं जिसका बेनिफिट आपको मिले, तो आप लोग बताइएगा, मैं उस तरह से अपना वीडियो तैयार कर दूंगा। धन्यवाद। वैसे तो मैं सोच रहा था प्रत्येक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊं, पर मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में
कि मैं मूल विधि और संविधान सामान्य ज्ञान के 10 पेपर पहले लगातार सॉल्व करा देता हूँ। उसके बाद फिर विधिवत तरीके से प्रत्येक पेपर टू पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोगों की राय क्या है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए।